नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन बात करेंगे आपके जो विज्ञान का 11वां पाठ है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में, लेसन नंबर 11, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। जो आपके एग्जाम के अंदर अब जो इसका पार्ट है, बहुत सारा पार्ट हटा भी दिया गया है और साथ में इसको 7 नंबर का कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 7 नंबर की, आपको 7 नंबर पूरे के पूरे कैसे प्राप्त करने इस पार्ट में से, उसी तरीके से बहुत ही आसान सी लैंग्वेज अपन इसको समझेंगे। अगर आपको इसको ये पार्ट बच्चों को बहुत सारा मुश्किल लग रहा था, कमेंट आ रहे थे सर 11th चैप्टर कराइए, बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाएंगे और आपको बिल्कुल आसानी से याद भी हो जाएगा अगर आप लगातार इस वीडियो को देखेंगे तो देखते हैं इसमें जो चैप्टर में रखा गया है वो सिर्फ रखा गया है अपने बारे ऊर्जा के बारे में जो हटा दिया गया है, सिर्फ कार्य और शक्ति के बारे में रखा गया है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कार्य की। तो देखते हैं पहले कार्य होता क्या है। अपन जो डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना, या किसी चीज को धक्का देकर उसको खिसकाना, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हुए बॉल को क्या करना, बैट से बॉल को मारना, फुटबॉल को किक मारना, ये सारे काम है। चलना, दौड़ना, फिरना, ये सारे क्या है, काम है। ठीक है, और ये काम किसके द्वारा किए जाते हैं, कुछ बल लगाकर काम किए जाते हैं। यानी ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, जो काम के लिए अपने को क्या चाहिए, कुछ बल चाहिए, और बल से अपन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो बल लगाते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को खींचते हैं तो बल लगाते हैं, ठीक है। तो यानी अपन बल लगाकर कुछ कार्य कर सकते हैं, तो बल के बारे में अपने बात करेंगे। लेकिन ये जो कार्य करते हैं वो कार्य के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की। अगर अपन कोई कार्य करते हैं तो कार्य के लिए अपने को क्या चाहिए, कार्य के लिए चाहिए हमें ऊर्जा। कार्य के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा देखो, अपने को ऊर्जा यानी सजीवों को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, भोजन के रूप में। जो अपन भोजन करते हैं उन भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो बताओ, मशीन भी कार्य करती है, तो मशीनों को और इनको कहां से मिलती है, तो उनको ईंधन के रूप में। अब ये ईंधन क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं कोई गाड़ी होती है पेट्रोल से, डीजल से, गैस से, इनसे चलती है, ये सारे क्या हैं, ईंधन है। ठीक है, तो अपने को सजीवों को तो जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है, और जो मशीनें और ये होते हैं इनको ऊर्जा कहां से मिलती है, ईंधन से मिलती है। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे, देखो जो किताबी भाषा यानी भौतिक विज्ञान की जो कार्य की भाषा है वो अपनी नॉर्मल जो डेली लाइफ की भाषा से काफी अलग है। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे कहेंगे आप क्या काम कर रहे हैं, तो कहेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन फिजिक्स की भाषा में ये बिल्कुल कार्य नहीं है। फिजिक्स तो ये कहता है कि अगर आपने कार्य किया है, जिस वस्तु के ऊपर कार्य किया है उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन होना चाहिए, उसमें कुछ जगह में उसकी बदलाव होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसमें हुआ है तब आपने कार्य किया है। जैसे मान लो आपने क्या किया, मान लो किसी चीज को धक्का दे रहे हैं और काफी देर तक धक्का देने के बाद में वो चीज वहां से नहीं खिसकती है, यानी आप गेहूं की एक क्विंटल की बोरी यानी 100 किलो की बोरी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं और आप उसको नहीं उठा पा रहे हैं, तो मतलब आप काफी देर के बाद थक तो जाएंगे, लेकिन आपने कार्य बिल्कुल जीरो किया है। ये किस तरह से, ये अपन इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने पूछा कितना कार्य किया, तो 0 कार्य किया। तो ये क्या है, आप किसी वजन को उठाकर खड़े हैं और 15 मिनट तक 25 किलो या 30 किलो वजन उठा के खड़े हैं, तो आप 10-5 मिनट में बहुत ज्यादा थक जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कार्य कितना किया, तो 0। क्यों, क्योंकि उसके अंदर विस्थापन नहीं हुआ, जिस वस्तु पर आपने कार्य किया उसके अंदर कोई स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। ये सारी चीजें अपन बहुत डिटेल से और बहुत ही आसान सी भाषा में समझते हैं। तो अब देखते हैं कार्य के बारे में, क्या होता है कार्य, इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके बारे में अपन जानकारी और प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्य की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, कार्य किसे कहते हैं, बल द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था मतलब रुकी हुई अवस्था में परिवर्तन करना, या फिर कोई वस्तु गतिशील हो है यानी गति कर रही है, उसके वेग में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी कोई वस्तु रुकी हुई है, उसको आपने धक्का लगाया और वो गति की अवस्था में आ गई, तब आपने कुछ कार्य किया। या फिर कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, और उसके वेग में या तो धीरे आ रही थी तो आपने वेग बढ़ा दिया, या फिर मान लो तेज आ रही थी, आपने इसको वेग को धीरे कर दिया, तब भी आपने क्या किया, उसके ऊपर कार्य किया है। तो देखो, पहली तो परिभाषा ये होगी कि बल द्वारा किसी वस्तु के विरामावस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है।
ठीक है। दूसरी परिभाषा जो वैज्ञानिक दृष्टि से फिजिक्स की जो परिभाषा है कार्य की, वो क्या है वो देखते हैं। तो आप इनमें से जो अगर कार्य की परिभाषा पूछे तो दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो कार्य की परिभाषा है वो ये है, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। देखो इसको लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्य बराबर देखो क्या होगा, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है, विस्थापन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। दो बिंदु हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी यानी सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये विस्थापन है, ठीक है। अगर आप दूरी में और विस्थापन में यही फर्क होता है, दूरी आप चाहे इस रास्ते से ऐसे ऐसे घूम के भी जा सकते हो, ये इसकी दूरी है दो बिंदुओं के बीच, लेकिन विस्थापन कह दे तो विस्थापन तो बिल्कुल सीधी दूरी यही होती है विस्थापन, ठीक है। और आपने जो बल लगाया, बल क्या होता है, किसी वस्तु को खींचना या उसको धक्का देना, क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर अपन कार्य को लिखें, यहां पर ध्यान देंगे, अगर अपन कार्य को लिखते हैं W से, ठीक है, और जो बल है, बल को लिखते हैं F से, और विस्थापन है उसको लिखते हैं S से, ठीक है। यहां पर अपन काम में लेते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा वापस आ जाओ, अगर मान लो कोई वस्तु है यहां पर, ठीक है, वस्तु कहीं यहां पड़ी है, ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर बल लगाया F, कुछ बल लगा रहे हैं, ठीक है, और वस्तु यहां से चल के और यहां तक पहुंच गई, आपने उसके ऊपर बल लगाया यानी धक्का दिया, धक्का देने से वस्तु यहां तक S दूरी तक चली गई। ये जो दूरी है इसकी वो क्या है, S है। दूरी कौन सी होगी, S। यानी आपने किसी वस्तु को धक्का दिया, यहां से इसके ऊपर क्या लगाया, बल लगाया, फोर्स लगाया, तो ये वस्तु यहां तक चली गई, इसमें विस्थापन इतना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। तो ये वस्तु जब यहां से यहां तक चली गई तो आपने जो यहां पर बल लगाया और ये जो विस्थापन है, देखो कार्य बराबर अभी अभी लिखा था, कार्य को किससे लिख सकते हैं, W से, यानी वर्क, ठीक है। बल और विस्थापन यानी बल लगाया और कुछ विस्थापन लगाया, इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कार्य। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन को ही क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु को आप मान लो यहां पर बॉक्स पड़ा था, मैंने इसको धक्का दिया यहां से, और धक्का देने पर जितना मैंने बल लगाया, धक्का देने के लिए मान लो बल लगाना पड़ेगा, जो मैंने धक्का देने के लिए जो जोर लगाया, बल लगाया, फोर्स लगाया, उसको अगर वस्तु यहां से यहां तक चली गई तो ये जो इसके अंदर जो बीच में दूरी तय की है इसने, इसको और जितना बल लगाया इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो कार्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जरूरी नहीं है हमेशा कार्य इसी तरह हो। अब देखो मैंने आपको कहा था, अगर आप किसी वस्तु को बहुत देर से लेके एक ही जगह खड़े हैं, या किसी वस्तु को आप खींचने की या धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हिल रही है और आप उसको धक्का देते हुए या खींचते हुए थक चुके हैं, तो वास्तव में होता क्या है, वस्तु यहां से थोड़ी सी भी विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन उसके अंदर कितना हुआ है, 0। तो बल को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी कार्य आपने 0 किया है। तब मैंने आपको कहा था किसी वस्तु को आप एक जगह लेकर, काफी भारी वस्तु है उसको भी एक जगह लेकर खड़े हैं, तब भी आपने कार्य 0 किया है, क्योंकि उसका विस्थापन क्या है, 0। तो F को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कार्य के बारे में। अब देखो कार्य ये तो समझ में आ गया। अब देखो जरूरी थोड़ी है कार्य हमेशा इसी रूप में लगे। अगर मान लो बल की दिशा ऐसे हो जाए, बल अलग दिशा में लग रहा हो और विस्थापन अलग दिशा में हो, ठीक है, बल की और विस्थापन की दिशा अलग हो। जैसे मान लो किसी वस्तु के ऊपर ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसने विस्थापन तो यहां से यहां किया है, यहां से लगा के यहां तक, ये विस्थापन है, लेकिन बल जो लग रहा था वो इस दिशा में लग रहा था। ऐसा कभी हो सकता है, आपने देखा होगा कोई उदाहरण, आपको अगर याद है तो देखो, बल जो लग रहा है वो ऊपर की दिशा में, इस दिशा में लग रहा है और वस्तु इधर जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, जब बच्चे, छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ठीक है, मान लो कोई खिलौना है इस तरह का, उसको धागे से बांधकर ऐसे खींचा जाता है तो खिलौना कहां जाता है, इस तरह से आगे जाता है। जब खिलौने को ऐसे खींचा जाता है तो खिलौने को बल तो अपन ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और खिलौना क्या होता है, चलते हुए आगे की तरफ जाता है। तो ये बात हो रही है, यहां पर जो इधर की तरफ खींच रहे हैं तो ये बल लग रहा है इधर, और इधर की तरफ जा रहा है मतलब इधर हो रहा है इसका
विस्थापन। तब कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, तब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर जो कोण बन रहा है इसको अगर थीटा माने, यहां पर जिससे ये कोण बन रहा है अगर ये थीटा है, तो जो कार्य बराबर हो जाता है W बराबर वो क्या होता है, ये जो बल है वो पूरा बल थोड़ी लगेगा, इतना बल यहां पे एक वस्तु को अपन सीधा खींचे और एक वस्तु को ऊपर की तरफ खींचे तो दोनों में बल अलग अलग लगता है, ठीक है। तो यहां पर जो बल लगेगा ना वो होगा F cos थीटा, ठीक है, और S इसकी दूरी, तो क्या सूत्र हो जाता है Fs cos थीटा। W बराबर क्या हो जाता है Fs cos थीटा, जब क्या हो उसकी दिशा अलग हो तब। अब ये Fs cos थीटा कैसे आया, थोड़ा सा अपन चलते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। देखो बल लगा रहे हैं आप यहां पर F, ये बल है F लगा रहे हैं और वस्तु यहां से यहां तक दूरी तक जा रही है, तो मैंने क्या किया यहां पर इसके ऊपर लंब डाला और ये 90 डिग्री का कोण बना दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो बात करें यहां पर सूत्र है इसका जो ये है आधार, तो अपने cos थीटा का सूत्र लगाते हैं। cos थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहां पर अपन cos थीटा की जगह तो cos थीटा रख देते हैं। आधार यहां पे अपने को ज्ञात करना है और कर्ण का मान आपको पता है कितना है F। अब आपको A का मान निकालना है तो A बराबर यानी आधार बराबर ये जो घटक निकालना है, तो F को इधर लाएंगे तो गुणा में तो F cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा F cos थीटा में। तो ये वाला घटक जब भी निकालते हैं तो यहां पर इधर cos थीटा आता है, ठीक है। अगर ये इसका ऊपर वाला घटक निकालना होता इधर की साइड कितना बल लग रहा है ये भी निकाल सकते थे, तब sin थीटा आ जाएगा, वो अपन आगे का अगर सवाल में आएगा काम में तो देखेंगे। तो ये देखो अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तब जो सूत्र लगता है वो लगता है Fs cos थीटा। क्या लगेगा Fs cos थीटा, थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। W बराबर जो कार्य बराबर होता है F cos थीटा, ये तो इधर घटक हो गया और साथ में इसको गुणा करना विस्थापन से, यानी W बराबर जो सूत्र बनेगा Fs cos थीटा, ये क्या है इसका सूत्र है, ठीक है। तो कार्य का सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, जब अलग दिशा में लगे तब और जब इधर की दिशा में लगे तब बल कितना होगा। इसके बाद में देखते हैं कार्य के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखो कार्य एक अदिश राशि है, क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। देखो सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है, दो तरह की अपनी भौतिक राशियां होती है, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। जो सदिश राशियां होती है उनको व्यक्त करने के लिए, उनको बताने के लिए उसके परिमाण और दिशा की दोनों की जरूरत पड़ती है, जबकि जो सदिश राशि अदिश राशियां होती है उनको बताने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अपन कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो ए बिंदु है, ठीक है, उससे बी बिंदु की आपको ये बतानी है दूरी। तो दूरी मान लो आप जिस भी रास्ते से गए थे, मान लो ऐसे रास्ता था कुछ इस तरह से, आप घूम के और यहां तक गए, तब आपको मान लो 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो दूरी आपको बताएंगे कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 100 मीटर। जबकि आपको ए और बी के बीच में विस्थापन पूछ ले तब आपको क्या बताना है, जो ए है, ए से बी की दूरी तो बताएंगे, तो साथ में विस्थापन आपको बताना है। तो विस्थापन ये बताएंगे यहां से यहां तक की बिल्कुल सीधी दूरी, यानी यहां से यहां तक की मान लो 50 मीटर है, और कौन सी दिशा में है, इससे कौन सी दिशा में, इधर की दिशा में। तो अपन मान लेते हैं इससे दक्षिण में या पश्चिम में, जिस भी दिशा में है, ठीक है। तो इससे जो बाई दिशा में है, ए से ये क्या है, इधर की दिशा में, दाई दिशा में, या फिर ये पूर्व जिस भी दिशा में है, जैसे ये यहां से इसके मान लो पश्चिम में है या फिर इससे दक्षिण में है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो। तो कुछ राशियों को बताने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, केवल परिमाण की, वो राशियां होती है अदिश राशियां। तो कार्य भी क्या एक अदिश राशि है, आपको बता सकते हैं कार्य इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है, तो ये आप बता सकते हैं। इसके बाद में इसका मान कार्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, या कार्य का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। देखो किस तरह से, धनात्मक तो अभी तक अपने पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लो धनात्मक कैसे होता है,
कार्य का मान धनात्मक कब होता है? जैसे मान लो किसी बॉक्स के ऊपर आपने क्या किया, बल लगाया, ठीक है, और बॉक्स उसी दिशा में चला गया जिस दिशा में आप बल लगा रहे थे। आपने बल इसी दिशा में लगाया और वो बॉक्स यहां से यहां तक इस दिशा में चला गया, तब जो कार्य हुआ है वो क्या है? धनात्मक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ऋणात्मक कार्य देखो कैसे होता है, ऋणात्मक कार्य के लिए क्या करना है, आप जिस दिशा में बल लगाते हैं वस्तु उसके उल्टी दिशा में जाती है, बिल्कुल विपरीत दिशा में। जैसे मान लो एक कार कुछ इस दिशा में जा रही थी, जैसे मान लो ये कोई कार है, ठीक है, ये कार चलते हुए क्या है, इस दिशा में जा रही थी, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको रस्सी से पीछे की तरफ खींचा, ठीक है, आगे मत करना, कार के चलती हुई जा रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मान लो कार चलती हुई इधर की तरफ जा रही है, आपने इसको रस्सी से खींचते हुए बल इधर की तरफ लगाया, लेकिन कार क्या आप रस्सी से खींच के पीछे की तरफ ला सकते हैं जब वो इधर चलती हुई जा रही है? नहीं ला सकते, क्योंकि कार का बल क्या है, ज्यादा है। तो जो कार इधर जा रही थी आपने बल इधर लगाया, फिर भी कार क्या है, उल्टी दिशा में जा रही है, इस दिशा में, तो विस्थापन यहां से यहां हुआ। तो देखो विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया इसका, तब जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक कार्य, जिस दिशा में अगर अपन बल लगा रहे हैं वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, तब तो जो कार्य होता है वो धनात्मक होता है। और जब अपन बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो, यानी अपन जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में अगर वस्तु जा रही है, या कोई कार हो सकता है, कोई भी वस्तु है, उसके विपरीत दिशा में जाए, तब जो कार्य होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी दो स्थितियां देखते हैं। पहली स्थिति देखते हैं, अगर मान लो कोई वस्तु है, ध्यान देंगे यहां पे, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसका बल आपने इस दिशा में लगाया, ठीक है, और वस्तु चल के यहां तक, यहां से यहां चली गई, ठीक है, यहां से यहां तक इसका विस्थापन हो गया, यहां से यहां तक इसका विस्थापन हुआ और ये बल लग रहा है। अब देखो बल के बीच में यहां कितने डिग्री कोण है, यहां पर जो कोण बनेगा, बल बिल्कुल वैसी दिशा में लग रहा है, ये दोनों क्या है, समांतर, जिधर वस्तु जा रही है उसके बिल्कुल ऊपर, तो एक के ऊपर ही दूसरा, मतलब कोण कितने डिग्री का हो गया, 0। तो यहां पर जो बल लगा है, ठीक है, यहां पर जो कोण बना है, जो विस्थापन का घटक है, बल विस्थापन की दिशा में बल का घटक, तो आपको पता है यहां पर जो कोण बनेगा, जिसको अपन थीटा से लिखते हैं, कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। अगर कोण 0 डिग्री का होता है तब देखो कार्य क्या होगा, अपने को पता है कार्य W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यानी F की जगह S, S की जगह S, कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे, 0 डिग्री, कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री, और 0 कॉस 0 का मान कितना होता है, सारणी से 1, कॉस 0 का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस गुणा 1, और इसको 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है, तो W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, ठीक है, कॉस थीटा नहीं आता है। जब क्या हो, बल की दिशा वही हो और विस्थापन की दिशा सेम हो, जब बल और विस्थापन की दिशा बिल्कुल एक हो, तब आपका जो कार्य का सूत्र होता है वो ये होता है। दूसरा देखो स्थिति, दूसरी देखते हैं। जब दूसरी स्थिति में आप ध्यान देंगे यहां पे, अगर मान लो अभी अभी जो अपने पढ़ा था ऋणात्मक कार्य, वो देखो कैसे होता है ऋणात्मक कार्य। अगर आपने इस वस्तु को बल लगाया इधर खींचने के लिए, और जो कार या कोई भी है वो वस्तु यहां से उल्टी दिशा में इधर चली गई, विस्थापन क्या हुआ, विपरीत दिशा में, तो यहां से देखो इसके बीच में और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तब जो अपना कार्य का सूत्र होगा वो देखो क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा की जगह कितना रखना है, 180, और सारणी से अपने 180 का मान अभी आपको याद नहीं है तो बता देते हैं, कॉस 180 का मान होता है -1। क्या होता है, -1। तो यहां पर अपन मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 का मान क्या होगा, -1, और किसी भी संख्या को माइनस से गुणा कराने पर क्या आता है, उसके आगे माइनस, तो यहां पर जो कार्य होगा वो माइनस के अंदर होगा, मतलब ऋणात्मक कार्य होगा। तो कार्य ऋणात्मक कैसे होता है, वो इस तरह से होता है। ध्यान देंगे, एफ एस
कॉस थीटा वाला सूत्र कब लगाना है? जब वस्तु को अपन किसी धरातल के समतल किसी को इधर खिसकाते हैं या इधर धक्का देते हैं या खींचते हैं, तब एफ एस कॉस थीटा का आपको सूत्र लगाना है। तो ये था किस तरह से कार्य धनात्मक और ऋणात्मक होता है। और दो स्थितियां, अगर मान लो इसके अलावा कोई भी कोण बन रहा है, यहां पर जो कोण है वो कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और यहां पर थीटा बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कोण होता है तब आपको सूत्र कौन सा लगाना है? तब आपको कार्य का सूत्र यही लगाना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यानी जो भी कोण होगा वो कोण की जगह आप उसका मान ही रखेंगे, जितना भी है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी दे रखा हो वही रखना है। तो ये था और कुछ कार्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब अपन देखते हैं इसके बाद में, अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अगर मान लो अभी तक तो अपन बात कर रहे थे, जैसे अभी तक तो आपने बात किया था, अगर किसी वस्तु को यहाँ पर समतल के समांतर अगर इसको यहाँ पर F बल लगाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये समतल के समांतर है। अब देखो जब क्या होता है, जब मान लो किसी वस्तु को यहां से समतल पर पड़ा है और इसको उठाकर h ऊंचाई पर लेके जाते हैं, यहां तक h ऊंचाई पर लेके जाते हैं, तब भी आपने क्या किया है, यहां पर कार्य किया है, क्योंकि बल की दिशा में विस्थापन हुआ है। देखो आपने यहां पर इसको उठाया और यहां इतनी ऊंचाई पर लेके गए, तो ये जो ऊंचाई है यहां की वो क्या है, h, यानी विस्थापन कितना हुआ है, h, बिल्कुल लंबवत विस्थापन हुआ है, तो ये हो गया h, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या सूत्र लगेगा कार्य का वो देखना है। यहां पर तो ऐसी दूरी जब भी होती है तब आपको W बराबर क्या लगाना है, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन यहां पर क्या यही सूत्र लगेगा, उसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे लगेगा सूत्र। आपने मान लिया, माना जो वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, तथा इसे h ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी h ऊंचाई तक ऊपर ले जाते हैं, और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो g है। तब यहां पर अपन कार्य देखेंगे, कार्य क्या होगा। अब अपने को ध्यान रखना है। अब देखो वस्तु को उठाने के लिए कितना बल लगाना पड़ता है वो अपने को देखना है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का यहां पर अपन लिखते हैं द्रव्यमान क्या है, m है, वस्तु का द्रव्यमान m, और ऊंचाई कितनी है, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण है g। अब देखो यहां पर बल कितना लगाना पड़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कोई भी वस्तु है, अपने को पता है पृथ्वी किसकी तरह कार्य करती है, एक चुंबक की तरह सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, और जो खींचने का मान है वही क्या कहलाता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अपन देखते हैं किसी भी वस्तु को जमीन से ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होती है, जमीन अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो किस वेग से जो आकर्षित करती है, कौन सा जो त्वरण लगता है वो g होता है यहाँ पर, जिसको अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं g। तो यहां पर बल क्या हो जाएगा, तो ये हो गया। तो बल बराबर यहां पर जो बल लगेगा F बराबर क्या होगा, mg, यानी इस भार, इसका कितना द्रव्यमान है और इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है, दोनों के विरुद्ध आपको, यानी उसका भार है वो तो आपको उठाना ही उठाना है जितना वस्तु का है, साथ में उतना और लगाना है जितना उसके अंदर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। यानी किसी भी वस्तु का भार, जब वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो कितना भार लगाना पड़ता है, ये इसका क्या है, यहां पर बल की तरह कार्य करेगा। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ये भार जो बल लगेगा किसी भी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाने के लिए, उसके भार के बराबर आपको बल लगाना पड़ता है। कितना, जितना उसके अंदर भार है, अगर आप उतना बल लगाओगे तो उस वस्तु को उठा पाओगे। अगर आपने उससे कम बल लगाया तो फिर वस्तु को उठा नहीं पाएंगे।
अगर आपको 10 किलो की वजन की कोई वस्तु उठानी है तो आपको बल 10 किलो के बराबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर किसी का भार किसके बराबर होता है, उसका द्रव्यमान कितना है और उसको गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान एग्जैक्ट जी बराबर आपने सुना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो अपन उदाहरण के अंदर लगभग इसको 10 लेके सवाल को करते हैं। यानी किसी भी वस्तु को जमीन है यानी पृथ्वी है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये जी का मान हो गया। अब ये बल हो गया और विस्थापन कितना हुआ, इसका ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर ऊंचाई जो अपने ले रहे हैं काम में वो क्या है, h है। तो बताओ अब कार्य बराबर क्या सूत्र बनेगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य को लिखते हैं W से, बल यहां पर क्या है mg, क्या है mg, और विस्थापन कितना है, ऊंचाई के बराबर। तो यहां पर जब किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तब आपको जो कार्य का सूत्र लगाना है तब लगाना है W बराबर mgh। कौन सा लगाना है, W बराबर mgh वाला सूत्र लगाना है। यहाँ पर जब भी कब लगाना है, जब वस्तु को जमीन से ऊपर उठाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तब ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तब आपको Fs cos थीटा का सूत्र नहीं लगाना है। Fs cos थीटा का कब लगाना है, जब वस्तु को अपन खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं तब आपको Fs cos थीटा का सूत्र लगाना है। अगर इसके ऊपर सवाल आता है, क्योंकि लगातार इस पाठ में से हमेशा सवाल ही आए हैं आपके एग्जाम के अंदर, ज्यादा करके आए हैं सवाल आए हैं, यानी इसके न्यूमेरिकल आए हैं, तो आपको उसके लिए बताने हैं कौन सा सूत्र कब लगाना है। इसमें हमेशा और हमेशा अगर इसका द्रव्यमान m माने, क्या है इसका द्रव्यमान m, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, Fs cos थीटा का सूत्र नहीं लगाना है, mgh वाला सूत्र लगाना है। अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान से आपको भार निकालना है तो उसको क्या करना है, गुरुत्वीय त्वरण से गुणा भी करना है भार निकालने के लिए। ठीक है, भार निकालने के लिए उसको द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इसका भार आ जाएगा। तो ये था कुछ और कार्य के बारे में, जब वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर उठाते हैं तब कौन सा कार्य का सूत्र क्या होता है, वो ये होता है। तो देखो ये सूत्र आ गया। अब अपन बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है उसके बारे में। तो बात करेंगे कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बन सकता है 1 नंबर के लिए, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखो अभी तक जो अपन नापते आए थे, जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, आपने को पता है बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और जो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन एक तरह से क्या होती है, दूरी होती है, और इसका मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर। क्या होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो क्या लिखते हैं, सूत्र क्या होता है, F बराबर Fs। देखो F बराबर अपने क्या पढ़ा था, सॉरी W बराबर क्या होता है, Fs। F का मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और गुणा में होता है इसका विस्थापन यानी दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर। तो जिसको अपन कह सकते हैं बल का कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हैं, या इस न्यूटन इंटू मीटर का एक और नाम होता है जिसको अपन कहते हैं जूल भी कहते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल कह सकते हैं या न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हैं। ज्यादा प्रचलित में कौन सा होता है, जूल होता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। एक और मात्रक होता है जिसमें बल का मात्रक अलग होता है। देखो बल का मात्रक यहां पर क्या काम में ले ले, अगर बल का मात्रक अपन काम में ले ले, ये पहली स्थिति है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। दूसरा देखो, अगर अपन बल का मात्रक ले लेते हैं डाइन, क्या होता है, डाइन, और विस्थापन का मात्रक, ये इसके छोटे मात्रक होते हैं। विस्थापन का मात्रक यानी एक तरह से क्या है, दूरी है, और दूरी का मीटर से छोटा मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। तब यहां पर कार्य का जो मात्रक बनता है वो क्या बन जाएगा, बताओ। जो कार्य का मात्रक बनेगा यहां पर, जैसे यहां पर न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन और इसका मीटर था, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो यहां पर क्या बनेगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर।
अब यहां से अपन बात करते हैं, इसको डाइन को अगर जूल में चेंज करना चाहें तो देखो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो अगर बात करें 1 जूल की, ठीक है, तो डाइन कितने होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर या 10⁵2 मीटर। तो यहां पर अपन चेंज करना चाहे तो यहां पर इसको लिखेंगे 10⁵5 और इंटू 10⁵2 बराबर 10⁵7। यहां पर इसका भी एक और नाम है, डाइन इंटू मीटर सेंटीमीटर बोलो या फिर इसको अर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। दूसरा मात्रक क्या है, अर्ग। तो 10⁵7 अर्ग हो जाएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होते हैं। कितने, 10⁵7 अर्ग 1 जूल के अंदर होते हैं। तो ये था कार्य का मात्रक। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल या न्यूटन इंटू मीटर। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो ये था कार्य के मात्रक के बारे में। तो लगभग जो कार्य वाला सारा पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। इसके अंदर अब बचे हैं इसके आगे के न्यूमेरिकल जो है उसके बारे में। तो उम्मीद है आपको कार्य का जितना भी पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन कार्य पर आधारित 2%। आपको दोनों से ही कार्य के जो डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल है और ऐसे ही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, लेकिन आप उसको पहले ही बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो, डर के कारण पहले से ही छोड़ देते हो। तो यहाँ पर आप अगर दोनों उदाहरण समझ लिए तो एग्जाम के अंदर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आप उसको बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं तरीका क्या है पहले सवाल का। देखो उदाहरण दिया हुआ, यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। और आपको जी का मान मैंने कहा था 9.8 एक्यूरेट होता है, लेकिन आपको यहां पर 10 मीटर प्रति सेकंड लेके करना है। तो बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात कि सूत्र कौन सा लगेगा कार्य का, क्या एफएस कॉस थीटा वाला लगेगा या फिर एमजीएच वाला लगेगा। तो मैंने कहा है जब भी वस्तु को आप क्या करेंगे, थैले को यहां से जमीन से उठाएंगे और अपनी पीठ पर इतनी ऊंचाई पर रखेंगे। तो यहां पर आपने क्या किया है, ऊंचाई पर वस्तु को लेके गए हैं। ऊंचाई में वस्तु जाती है एच में, तो आपको ऊंचाई पर जब भी वस्तु लेके जाते हैं तो mgh वाला ही सूत्र लगाना है। ध्यान रखना है कौन सा सूत्र लगाना है, जब भी किसी वस्तु को उठाकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं तब आपको mgh वाला सूत्र लगाना है। तो देखो यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी मतलब 12 केजी क्या है, इसका द्रव्यमान है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m से, ठीक है। ऊंचाई किससे लिखते हैं, h से, कितनी है 1.5 मीटर। अब आपको यहां पर ध्यान है कि जहां पर अपन द्रव्यमान नहीं लेते हैं, भार लेते हैं, और भार को पहले इसमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को सूत्र लगाना पड़ेगा mgh वाला। तो यहां पर द्रव्यमान दिया हुआ है तो अपने को कार्य बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, W बराबर mgh। m का मान कितना है, ये रहा 12। g का मान अपने को सवाल के अंदर नहीं पता तो लिखना है 10 है, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर 9.8 लेके करेंगे, और साथ में इसका मान दिया हुआ 1.5, ये ऊंचाई हो गया। m का मान 12, g का मान अपने 10 लेके सवाल को कर रहे हैं, और इसका मान ये है। अगर यहां से ये पॉइंट हटाते हैं तो बट्टे में क्या आएगा 10, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 को 15 से गुणा कर देते हैं, 12 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा 180। क्या ये पूरा कंप्लीट हो गया सवाल, नहीं। ध्यान रखना यहाँ पर आपका नंबर कट सकता है। कैसे, अभी तक आपने जो कार्य निकाला है ये किस में निकाला है, ये नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये लगाएंगे, ये किस में निकाला है, जूल के अंदर। तो कार्य का मात्रक भी साथ में उत्तर में जरूर लगाना है, नहीं तो आपका सवाल कंप्लीट नहीं माना जाएगा, यहां से आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब भी वस्तु को ऊपर ऊंचाई पर ले जाते हैं तब आपको कार्य के लिए mgh वाला ही सूत्र लगाना है, ठीक है। तो ये था इसका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं अब। एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, ठीक है, रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींचता है। अब रस्सी को खींच रहा है, ठीक है, कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण भी बना रही है, यहां पर क्या बन रही है, कोण भी बना रही है। तो इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको देखो सबसे पहले तो 5 न्यूटन बल दिया हुआ है, बल को किससे लिखते हैं, F से। कितना दे रखा है
5 न्यूटन। न्यूटन इसका मात्रक होता है। साथ में आपको कोण दे रखा है थीटा, कोण दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है 30 डिग्री का। और 20 मीटर ले जाने में, यानी ये क्या हो गया दूरी, यानी विस्थापन, यहाँ पर क्या है विस्थापन, और विस्थापन को किससे लिखते हैं अपन एस से, कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। अब अपन यहां पर कार्य के लिए बताओ कौन सा सूत्र लगाएंगे, कार्य W बराबर क्या mgh लगेगा या fs cos थीटा। अब वस्तु को खींच रहे हैं तो जमीन पर ऐसे खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ थोड़ी खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींचते तो यह लिखा होता ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो वस्तु को जमीन के इस तरह खींच रहे हैं तो mgh वाला सूत्र नहीं लगेगा, ये तो जब ऊंचाई पर जाते हैं या ऊंचाई से नीचे आते हैं तब लगाना है। तो यहां पर सूत्र लगेगा fs cos थीटा का, fs cos थीटा। बस आपको यहां पर क्या करना है मान रखना है। तो W बराबर f की जगह कितना मान दे रखा है, ये रहा 5, बिल्कुल आसान सा सवाल है देखो, ठीक है। साथ में दे रखा है आपको s का मान 20 इंटू cos थीटा रखना है ना, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री। और आपको पता है cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 सारणी से, या फिर √3/2 को लिख सकते हैं 0.866। अगर √3 में 2 का भाग दे देते हैं तो 8.66, तो अपन इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 20 इंटू इसका मान रखेंगे तो 0.866। अब देखो यहां से गुणा करो, 5 को 20 से गुणा करेंगे 100, 5 को 20 से गुणा करेंगे 100 को 8.66 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 86.6। अब क्या पूरा हो गया सवाल, नहीं, कार्य का मात्रक नहीं लगाया अभी तक, मात्रक लगाना बहुत ही जरूरी है। चाहे तो आप जूल लिख दो या जे लगा दो, सिर्फ आप जे लगा देंगे इसका मतलब वो जूल के अंदर है। तो देखो इतने आसान से सवाल है, 2 ही तरह के सवाल कार्य में बनेंगे, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा। पहला, जब आपको क्या दिया ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाते हैं या ऊंचाई से नीचे की तरफ लाते हैं तो mgh वाला सूत्र लगाना है। और दूसरा, अगर वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं तब आपको लगाना है fs cos थीटा का। तो ये थे कार्य का पूरे सवाल, और साथ में कार्य को पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या आपको कार्य का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया है? तो अगर आपको ये कार्य का अच्छा टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।